नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको नगरीय प्रवास के बारे में पढ़ाऊंगी। प्रवास के बारे में हम जानेंगे प्रवास क्या है, प्रवास का महत्व, उसके परिणाम और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, उन सब का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो हम सबसे पहले नगरीय प्रवास के बारे में जानें। प्रवास क्या है? हम देखते हैं कि प्राचीन समय में मानव एक स्थान पर नहीं रहता था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। और यदि हम मानव समाज के उद्विकास का अध्ययन करें तो ये बात और अधिक प्रमाणिक हो जाएगी। हम देखते हैं कि आखेट या शिकारी अवस्था और पशुपालन की अवस्थाओं में मानव अपने शिकार और पशुओं के खाने पीने की व्यवस्था के लिए, उनके चारे की व्यवस्था के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। बाद में कृषि अवस्था में जीवन में कुछ स्थायित्व आया, किंतु प्रवास की धारा रुकी नहीं। कृषि अवस्था में भी झूम खेती की प्रवृत्ति के कारण मानव प्रतिवर्ष हर वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान में खेती के लिए जाता रहा और पशुओं के चारे और पानी के कारण भी उसको स्थायित्व नहीं मिला। धीरे धीरे हम देखते हैं कि औद्योगिक युग आया और इस युग में तो मानव की प्रवासी प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी। आज प्रवास या प्रव्रजन व्यक्ति की आदत बन गई है, उसका अभिन्न अंग बन गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में व्यक्ति को कुछ लगता नहीं है, ये उसकी आदत में शुमार होता जा रहा है। नगरीय समाजों में विशेषकर इस प्रकार की प्रवृत्ति ज़्यादा विकसित हुई है। आज रोजगार की तलाश में या बेहतर जीवन जीने की तलाश में ग्रामों से नगरों की तरफ पलायन तेजी से बढ़ रहा है। इस पलायन से जहां आर्थिक विकास का मार्ग बढ़ा है, प्रशस्त हुआ है, वहीं अनेक प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का भी जन्म हुआ है। इन सब का विश्लेषण हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्रवास के बारे में जानें कि प्रवास क्या है। प्रवास शब्द का सबसे पहले प्रयोग रोबनस्टीन ने अपने शोध पत्र प्रवास के नियम में 1885 में किया था। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण की प्रवृत्ति को समझने के लिए प्रवास की दिशा, उसके कारण और विशेषताओं को जानने की आवश्यकता होती है। इससे जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में भी पता चलता है। जनसंख्यात्मक परिवर्तन को जानने के लिए, समझने के लिए प्रवास का अध्ययन बहुत जरूरी है। कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन, प्रवास की अवधारणा, अर्थात जनसंख्या में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला है प्रजनन, दूसरा मृत्युक्रम और तीसरा प्रवास।
इसी संदर्भ में हवेल ने कहा था कि सभ्य पुरुष वो होते हैं जो बहुत गतिशील होते हैं। अमेरिका और अन्य विकसित राष्ट्रों की उन्नति का सारा इतिहास यूरोपीय प्रवास का ही कारण है। जनसंख्या की गतिशीलता के दो परिणाम दिखाई देते हैं। अन्य स्थानों से किसी स्थान पर आने की प्रक्रिया को अंतर्गमन कहा जाता है, इमाइग्रेशन। और इसी अंतर्गमन के कारण जो व्यक्ति बाहर से आते हैं उन्हें इमाइग्रेंट्स, आगंतुक कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत जब व्यक्ति एक स्थान से बाहर जाता है तो उसे बहिर्गमन कहा जाता है, इमिग्रेशन। और जो व्यक्ति बाहर जाते हैं उन्हें बहिर्गंतुक, इमिग्रेंट्स कहा जाता है। तो प्रवास में अंतर्गमन और बहिर्गमन दोनों शामिल है। ये सापेक्ष अवधारणा है और इन दोनों अवधारणाओं में जो अंतर है वो मात्र सिर्फ देखने का दृष्टिकोण का अंतर है। प्रवास की हम परिभाषा लेते हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने प्रवास के बारे में अपनी परिभाषाएं दी है। तो हम लेते हैं पहले परिभाषा डॉक्टर एस.सी. दुबे के अनुसार। प्रवास सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन और बहिर्गमन होता है। अभी हमने ये देखा कि प्रवास एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है। परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या आती है और बाहर जाती है। डेविड हिल की परिभाषा से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना, अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना प्रवास है। और बर्गिल कहते हैं कि प्रवास मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त नाम है। तो इस प्रकार से हमने प्रवास की परिभाषा पढ़ी और इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि प्रवास ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गतिशील होती है। अब हम प्रवास के प्रकार पढ़ते हैं। प्रवास के प्रकार में किंग्सले डेविस ने 5 प्रकार बतलाए हैं, 5 तरह से उसको विभाजित किया है। उनको हम देखते हैं। पहला उन्होंने बताया विजय के लिए प्रवास करना। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया बलपूर्वक प्रवास करना। तीसरा विवशतापूर्वक प्रवास। चौथा स्वतंत्र प्रवास और 5वां नियंत्रित प्रवास। इन सब का डिटेल हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन सामान्य तरीके से हम अध्ययन करें तो प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। सुविधा की दृष्टि से प्रवास को 2 भागों में बांटा गया है। हम लेते हैं पहला आंतरिक प्रवास और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन, ये जो है वो एक राष्ट्र की सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों का जाना और वापस उनका आना, इस प्रक्रिया को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। जैसे इसे हम सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, गांव से नगर की तरफ प्रवास। फिर ग्राम से दूसरे ग्राम की तरफ प्रवास। नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास। और अगला पॉइंट, नगर से
गांव की ओर प्रवास। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रकार से आंतरिक प्रवास लिए। अब हम लेते हैं दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये प्रवास का दूसरा स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या समूह एक राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा को पार कर दूसरी राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करता है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत तो एक राष्ट्र की सीमा के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों का आ जाना और वापस आना आंतरिक प्रवास है, जबकि यहाँ पर हम देखें कि व्यक्ति या समूह एक राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा को पार कर दूसरे राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा में जब जाता है, प्रवेश करता है, तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2 देशों के नियमों के अधीन ही संभव होता है। तो इस प्रकार से ये प्रवास के सामान्य प्रकार हमने देखे। अब हम लेते हैं प्रवास की विशेषताएं। वास्तव में इन परिभाषाओं से हमें स्पष्ट हुआ है कि प्रवास जब होता है तो कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कोई न कोई घटना ऐसी होती है कि जिसकी वजह से व्यक्ति पलायन करते हैं या प्रवास करते हैं, जाते हैं। तो इसकी विशेषताओं में हम लेंगे प्रवास की प्रकृति स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी। प्रवास के स्वरूप में भिन्नताएं होती है। कुछ व्यक्ति कभी कुछ महीनों के लिए अथवा कुछ वर्षों के लिए जाता है और कभी हमेशा के लिए। आज के औद्योगिक नगरीय समाज में प्रवास की दूरी में बहुत वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को जब अच्छा वेतन मिलता है, उसकी प्रोग्रेस होती है, तो वो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र पार भी जाने को तैयार हो जाता है। स्थायी अथवा अस्थायी प्रवास का संबंध समय से जुड़ा है। कोई व्यक्ति स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह पर जाकर बस जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कुछ समय के लिए। दोनों ही प्रवास की श्रेणी में आते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन भी प्रवास को प्रेरित करती है। औद्योगिकरण के विकास और प्रगति ने ग्रामवासियों को नगर की तरफ आकर्षित किया। जीविका उपार्जन के लिए वो ग्राम से नगर की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से नगरों की जनसंख्या में ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रवास की पृष्ठभूमि में अनेक प्रेरक तत्व हैं जो व्यक्ति को प्रवास करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रवास में मुख्यतः पारिवारिक आवश्यकता और व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा भी महत्व रखती है। उच्च शिक्षित और विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति में स्थानांतरण की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई देती है। नियोजित तरीके से विकसित औद्योगिक नगरों में प्रवास बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जीविका के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन परिभाषाओं के आधार पर प्रवास की विशेषता जानी, उनको समझा। अब हम प्रवास का महत्व लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेशन। प्रवास एक आर्थिक सामाजिक समस्या ही नहीं है, बल्कि इसका अपना एक महत्व भी है। प्रवास के महत्व में हम पहला पॉइंट लेते हैं रोजगार की प्राप्ति। रोजगार की तलाश में व्यक्ति प्रवास करता है तो इससे व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है, तो यह उसका महत्व है। प्रवास अनेक घटनाओं का विकल्प भी है। मान लीजिए कभी किसी
देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर कोई भूकंप आ गया, कोई तूफान आ गया, अकाल पड़ गया, किसी प्रकार के कोई झगड़े फसाद आदि हो गए, तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाता है। प्रवास के महत्व में यह भी बात देखी जाती है कि प्रवास की तीव्र प्रक्रिया नगरों में संतुलन और असंतुलन दोनों को उत्पन्न करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास में जब वृद्धि होती है तो देश के प्रतिभा संपन्न युवक विदेशों में अधिक संख्या में जाने लगते हैं, तो देश में प्रतिभाओं में कमी आती है, जैसा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं। प्रवास सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को भी स्थापित करने में सहायक है और यह जनसंख्या के घनत्व को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये प्रवास का महत्व है। अब अपन लेते हैं प्रवास के कारण। प्रवास के बहुत सारे कारण होते हैं, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। इसमें मुख्यतः हम लेते हैं प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारण व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जलवायु की अनुकूलता, इसके विपरीत भूकंप, बाढ़, सूखा आदि की घटनाएं घटित होती है, तो व्यक्ति अपने उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है, जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जहां पर उसको रोजगार प्राप्त हो जाता है और तमाम प्रकार के साधन प्राप्त होने पर वह व्यक्ति वहीं जाकर बस जाता है। तो इस प्रकार से प्रवास के प्राकृतिक कारक व्यक्ति के लिए सुखदायी भी होते हैं और दुखदायी भी होते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रवास के कारणों में सामाजिक कारण। जिस नगर के व्यक्ति बहुत अच्छे से रहते हैं, जहां का वातावरण बहुत अच्छा हो, जहां धर्म, जाति, भाषा आदि को लेकर तनाव न हो, उस स्थान पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक कारक भी प्रवास का कारण है। तीसरा हम इसमें लेते हैं राजनीतिक कारण। अनेक ऐसे नगर हैं जहां पर सांप्रदायिक दंगे फसाद होते हैं, हड़ताल और विभिन्न प्रकार की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं घटित होती रहती है। तो ऐसे राजनीतिक कारण जो है वो भी प्रवास को प्रभावित करता है और व्यक्ति अपने आप को जब असुरक्षित महसूस करता है तो उस स्थान को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। आर्थिक कारण भी प्रवास का महत्वपूर्ण कारण है। औद्योगिक रूप से जहां पर विकास हुआ है, यातायात, संचार और दूर साधन के विकसित हुए हैं, अनेक प्रकार की ऐसी सुविधाएं हैं, तो ऐसे स्थानों पर व्यक्ति नौकरी और व्यवसाय दोनों को करना उचित समझता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारक ये प्रवास के कारण हैं। अब हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। पहला हम इसमें लेते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में हम लेंगे अनुकूल कारक, जैसे भूमि के प्रति आकर्षण, रोजगार की उपलब्धता, अच्छा पैकेज, आमदनी के अच्छे अवसर, आर्थिक संपन्नता, रोजगार और नौकरी की उपलब्धता, खुली अर्थव्यवस्था, ये अनुकूल कारक है। प्रतिकूल कारक जो व्यक्ति को पुश करते हैं कि दूसरे स्थान पर जाया जाए, जैसे मजदूरी का निम्न स्तर होना, जीविका उपार्जन के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं होना, रोजगार के अवसरों में कमी आना, निर्धनता
होना या निम्न जीवन स्तर होना। भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव ये भी प्रवास को प्रभावित करता है। यातायात और संदेश वाहन के साधन भी प्रवास को प्रभावित करते हैं। जहां जितना अधिक आने जाने के लिए यातायात और संदेश वाहन के साधन होंगे, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत जल्दी जाना पसंद करेंगे। लेकिन जहां पर संदेश वाहन और यातायात के साधन नहीं है तो व्यक्ति सोचता है पहले कि जाया जाए या नहीं। सामाजिक कारक ये भी प्रवास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक रीतियों, अंधविश्वासों, गांवों में गुटबंदी, ये ऐसे सामाजिक कारण है, सामाजिक भेदभाव, जहां व्यक्ति उदासीन हो जाता है और उसे लगता है कि इस स्थान को छोड़ देना चाहिए और दूसरे स्थान पर जाकर रहना चाहिए। अनेक बार शिक्षा और बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की तमन्नाएं भी, उनकी संभावनाएं भी जो है वो प्रवास को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य संबंधी भी कारण प्रवास को प्रभावित करता है। जिस क्षेत्र में व्यक्ति रह रहा है और उस क्षेत्र का वातावरण, प्राकृतिक वातावरण उचित नहीं है, तो हम देखते हैं कि अनेक बार डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप दूसरे स्थान पर जाकर रहिए, उस क्लाइमेट में रहिए जहां आपकी स्वास्थ्य अच्छा हो। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी कारण और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जहां पर उपलब्ध है वहां भी लोग रहने के लिए चले जाते हैं। धार्मिक कारण जैसे हज, प्रयाग, रोम, केदारनाथ, ये सब जो है ये भी प्रवास को जन्म देते हैं। राजनीतिक कारण रहे, समय समय पर युद्ध होते रहे, जहां ज्यादा युद्ध होते हैं वहां लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि युद्ध से अशांति होती है और सामाजिक जीवन में खतरा उत्पन्न रहता है, खतरा उत्पन्न होता है और सुरक्षा की भावना नहीं रहने से उस स्थान पर व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है। और भी अनेक ऐसे कारण हैं जैसे नगरीय आकर्षण, नौकरी, तबादले, ये सब भी प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम लेंगे कि प्रवास के क्या क्या प्रभाव है। प्रवास के कारण जनता पर क्या प्रभाव पड़ा जहां से व्यक्ति प्रवासित हुए हैं। प्रवास का उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा जहां व्यक्ति प्रवासित होकर बसे हैं। जहां व्यक्ति बसते हैं वहां निश्चित रूप से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आता है, वहां की सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। तो दो प्रकार से हम लेते हैं प्रवास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अच्छा प्रभाव और दूसरा बुरा प्रभाव। अच्छे प्रभाव में हम पढ़ेंगे आर्थिक अवसरों की समानता, गांवों पर घटता जनसंख्या का दबाव, सामाजिक एकता में वृद्धि। और बुरे प्रभाव में हम पढ़ते हैं मानसिक असंतोष, प्रवासितों में स्थानीय लगाव का अभाव, वर्ग भेद का जन्म और साथ में आवास समस्या। तो इस प्रकार से हमने प्रवास के अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों को जाना, उन्हें समझा। अब अगला हमारा इसी वीडियो में भारत में आंतरिक प्रवास के बारे में हम जानेंगे। हम देखते हैं कि भारत में भी प्रवास बहुत गतिशील रहा है। ये प्रवास दो प्रकार का, एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रश्न जहां उठा है। हम देखते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अच्छे जीवन की तलाश में विदेशों में जा रहे हैं और वहीं जाकर वो बस जाते हैं। भारत में आंतरिक प्रवास भी गतिशील है। आंतरिक प्रवास में ग्रामीण लोगों द्वारा रोजगार और विविध सुविधाओं के लिए, विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगर की तरफ प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आंतरिक प्रवास के बारे में पढ़ा।
अंतर्राज्य प्रवास भी होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया जाए, तो ये अंतर्राज्य प्रवास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भारत में भी अधिक फैल रहा है। अन्य देशों से भी आकर लोग यहाँ पर बस रहे हैं और यहाँ से भी अधिक बाहर जा रहे हैं। बाहर से आने वाले में हम देखें कि नेपालियों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि विशेष रुकावट नहीं है, अतः व्यापार करने और रोजगार की तलाश में लोग भारत में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रवास के प्रकार पढ़े। अब भारत में प्रवास के प्रकार, भारत में हम पढ़ें कि प्रवास क्यों होता है। पहला हम लेते हैं इसमें दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो ग्राम शहरों के नजदीक है वहां के निवासी नौकरी, व्यापार, शिक्षा, अन्य कारणों के कारण ग्रामों से नगरों की तरफ जाते हैं और कार्य समाप्त हो जाने पर पुनः अपने घर पर शाम को वापस लौट आ जाते हैं। इसे दैनिक प्रयास कहा जाता है। मतलब यह वह प्रवास है जो प्रतिदिन समान रूप से होता है, रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं। दूसरा है मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास यह एक विशेष मौसम में होता है और जब मौसम समाप्त हो जाता है तो प्रवास बंद हो जाता है। अगला प्रवास है आकस्मिक प्रवास। कभी कभी प्रवास हो, ये दैनिक और मौसमी प्रवासों से बिल्कुल भिन्न है। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति अचानक प्रवास करता है, जैसे कोई कानूनी अदालत, झगड़े वगैरह या बीमारी, सामाजिक धार्मिक उत्सव हो, तो ये आकस्मिक प्रवास उस समय किए जाते हैं। अगला है स्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास वह प्रवास है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह गांव छोड़कर नगर में रहने लग जाता है। तो इस प्रकार से भारत में हमने 4 प्रकार के प्रवासों को पढ़ा। अब इन प्रवासों से भारत में प्रवास के क्या परिणाम निकले उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। प्रवास के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। प्रवास के परिणामों को हम देखते हैं कि सांस्कृतिक संघर्ष का जन्म होता है। जब 2 व्यक्तियों की संस्कृति मिलती है तो उन्हें अनेक प्रकार का सामना करना पड़ता है। दोनों सांस्कृतिक मूल्यों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। व्यवहारों में भिन्नता के कारण भी संस्कृति में संघर्ष होता है, जिससे व्यक्ति के मूल्यों में गिरावट आती है और सामाजिक विघटन समाज में होने लगता है। दूसरा हम लेते हैं, इससे आर्थिक विघटन होता है। रोजगार की तलाश में व्यक्ति आ तो जाता है लेकिन बहुत अच्छी तनख्वाह प्राप्त नहीं होती है और इस तरह से प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न होता है और आर्थिक पतन भी हो जाता है। समाज में कोई भी इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है तो या तो उसकी नौकरी चली जाती है और वापस वो अपने गांव में भी जा नहीं सकता है। धार्मिक विघटन, यह भी प्रवास को प्रोत्साहित, धार्मिक विघटन को भी प्रोत्साहित करता है। धर्म का प्राथमिक समूह में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रवास की वजह से नगरों में द्वैतिक संबंधों का जन्म हुआ है और धार्मिक कट्टरता या धर्म के प्रति लोगों में रुझान कम हुआ है। इससे इस संस्था में भी विघटन प्रारंभ हुआ है। पारिवारिक विघटन, परिवार संगठन को बहुत अधिक प्रवास ने प्रभावित किया है। जब शहरों में व्यक्ति आकर रहने लगता है रोजगार की तलाश में, तो वह गांव जाना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ उन्हें तमाम प्रकार की सुविधाएं और रोजगार की प्राप्ति हुई है। तो संयुक्त परिवारों में विघटन सबसे बड़ा कारण हमारे प्रवास के कारण हुआ है। जो एकाकी परिवारों की स्थापना हुई है या पारिवारिक विघटन जो हुआ है वो इसी कारण से हुआ है। प्रवास में हम दुर्खिम ने आत्महत्या
के भी दो कारण बताए हैं। एक तो व्यक्ति का सामाजिक एकीकरण और दूसरा सामूहिक लगाव में कमी। निम्न स्वास्थ्य स्तर भी प्रवास को प्रभावित करता है। श्रमिकों को बहुत अधिक मेहनत करनी होती है, उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, काम की दशाएं भी अत्यंत स्वास्थ्यकर नहीं होती, तो इसलिए निम्न स्वास्थ्य स्तर भी यहाँ पर रहता है। नैतिक पतन, कार्य क्षमता में ह्रास, बेरोजगारी का डर, ये भी जो है प्रवास के परिणाम हमें दिखाई देते हैं। इससे प्रवास प्रभावित होता है, बुरे परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं। अब हम लेते हैं प्रवास के लाभ। प्रवास से बहुत लाभ भी हुआ है। पहला हम लेते हैं आर्थिक लाभ। रोजगार की प्राप्ति होती है, सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, और जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, यदि डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें सलाह दी जाती है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हितकर होता है। और साथ ही भूमि पर जनसंख्या का दबाव भी कम होता है। जहां बहुत अधिक भूमि पर जनसंख्या का दबाव होता है, वहां बहुत सारी विषमताएं उत्पन्न हो जाती है, तो व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर प्रवास के बारे में जाना, प्रवास के कारण, परिणाम, प्रवास को प्रभावित करने वाले तत्व, प्रवास के महत्व के बारे में अध्ययन किया है और भारत में विशेष रूप से जाना है। तो आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।